एक हफ्ता पहले अखबारात में छपने वाली एक खबर और तस्वीर ने मुझे परेशान कर रखा है। 22 करोड़ अवाम के लिए ये एक मामूल की खबर हो सकती है, लेकिन वो जो जानते हैं उनको खौफ के बादल साफ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर हुकूमती पाकिस्तान की वजारती खजाना के मीटिंग रूम की है। खूबसूरत लकड़ी की दीवारों में किताबों की अलमारियों के दरमियान रखी एक बड़ी सी मेज की सदारती कुर्सी पर वजीर खजाना इसहाक डार बैठे हैं और उनके साथ एक जानिब वज़ीर ममलकत बराए खजाना और रेवेन्यू डॉक्टर आयशा गौस और वजारती खजाना के आला अफसरान मौजूद हैं, जबकि मेज की दूसरी जानिब सहयूनियत के सरपरस्त यहूदी खानदान रोथशील्ड के नुमाइंदे एरिक लालो और थिबोड फोरकेड अपनी टीम के साथ बैठे हैं। खबर की तफसीलात इस तस्वीर से ज्यादा हैरान कुन है। रोथशील्ड कंपनी ने मीटिंग में सबसे पहले वजीर खजाना को अपनी कंपनी की तारीख और दुनिया के दीगर ममालिक में इस खानदान की माशी खिदमात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। उसके बाद रोथशील्ड खानदान ने पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की इन माशी पॉलिसियों को सराहा जो इस पाकिस्तान की माशी बेहतरी और इस्तेहकाम के लिए हैं, और कहा कि वो उन पॉलिसियों के नतीजे में आने वाली माशी तरक्की पर एतमाद रखते हैं। मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान की माशी मुश्किलात का भी जायजा लिया गया और एक तवील मुद्दती मंसूबे पर गुफ्तगू हुई, जिसके तहत पाकिस्तान को माशी बदहाली से निकालकर इसे तवील मुद्दती तरक्याती मंसूबों पर गामजन किया जा सके। रोथशील्ड ग्रुप ने कहा कि हमें पाकिस्तान की मईशत के मुस्बत पहलुओं को दुनिया के सामने उजागर करना चाहिए। रोथशील्ड खानदान कौन है और इस खानदान की तारीख क्या है? इससे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम मुकम्मल अंधेरे में हैं। बहुत कम ऐसे पाकिस्तानी अहले इल्म और दानिश्वर होंगे जो इस यहूदी खानदान से मुकम्मल वाकिफियत रखते हों और आलमी सियासत में यहूदी गलबे और दुनिया की मईशत को यहूदी कंट्रोल में लाने के लिए इस खानदान की शातिराना चालों से आगाह हों। जिस डिक्लेरेशन ने गुज़िश्ता एक सदी में इंसानी तारीख पर खौफनाक असरात मुरत्तब किए हैं और जिसकी वजह से मुसलमान उम्मत गुज़िश्ता 75 साल से आग और खून में नहा रही है, वो बाल्फोर डिक्लेरेशन है। ये डिक्लेरेशन 2 नवंबर 1917 को बरतानवी वजीर खारजा आर्थर बाल्फोर ने एक खत की सूरत में रोथशील्ड खानदान के सरबराह लियोनेल वॉल्टर रोथशील्ड को ही लिखा था। उस खत में ये तहरीर किया गया था कि बरतानवी हुकूमत अपनी तमाम हमदर्दियां यहूदी सहूनी कम्युनिटी की ख्वाहिशात के साथ रखती है और वो अपनी तमाम क़ुव्वतें इस मकसद के हुसूल के लिए लगाएगी कि कैसे फ़लस्तीन के इलाके में यहूदियों के लिए एक वतन तख्लीक किया जाए। ये खत यूं तो 1917 में लिखा गया, लेकिन इसके मुंदरजात पर काम तकरीबन 13 साल पहले यानी 1904 में ही शुरू हो गया था। रोथशील्ड खानदान ने सहूनियत के तर्जुमान चाम वेज़मैन को बरतानिया बुलाया और इसे मैनचेस्टर में बहुत बड़ी जायदाद अता कर दी। इस शख्स को बरतानवी हुकूमत को शीशे में उतारने के लिए बुलाया गया था और उसने हुकूमती बरतानिया से इस मामले में बेहतरीन पेशरफ्त की, जिसके तहत एक खुफिया मुआहिदा तय पाया गया कि तमाम दुनिया के यहूदी सरमायादार पहली जिंगे अजीम में न सिर्फ बरतानिया को वसी सरमाया फराहम करेंगे बल्कि अमरीका में मौजूद यहूदी लाबी अमरीकी हुकूमत को इस जंग में शामिल होने के लिए कायल भी करेगी। बरतानिया का वजीर आज़म डेविड लाइड जॉर्ज और वजीर खारजा बाल्फोर दोनों ईसाई सहूनियत के कायल थे। ईसाई सहूनियत इस बात पर यकीन रखती है कि एक दिन हजरत ईसा ने दोबारा इस दुनिया में आना है और यरूशलेम को आबाद करना है। उनके नज़दीक ये इसी वक्त मुमकिन होगा जब इंजील के मुताबिक तमाम बिखरे हुए यहूदियों को अर्जी मौद में वापस आबाद कर दिया जाएगा। इसलिए वो इस सहूनी एजेंडे को अपने मजहबी तसव्वुर की तकमील के लिए बेहतर ख्याल करते थे। रोथशील्ड को लिखा जाने वाला बाल्फोर का खत एक मुबहम और गैर मुइन किस्म की तहरीर की सूरत में जानबूझकर लिखा गया था ताकि दुनिया इसे यहूदी एजेंडे की तकमील ना ख्याल करे।
اس مقصد کے لیے لفظ قوم کا مسکن کے الفاظ استعمال کیے گئے جو دنیا کی نظروں سے اس صہیونی خواب کو چھپاتے جس کے تحت اسرائیل میں ایک صہیونی حکومت کا قیام ہے، بلکہ یہ الفاظ یہودیوں کو وہاں آباد کر کے عربوں اور یہودیوں کی ایک مشترکہ ریاست کے قیام کا تصور دیتے ہیں۔ اس خط میں فلسطین میں مقیم عربوں کے قومی حقوق کا بالکل ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی جگہ شہری اور مذہبی حقوق کا تذکرہ ہے، یعنی ایک دن مسلمان اقلیت میں ہوں گے تو ان کے شہری اور مذہبی حقوق انہیں ملنے چاہئیں۔ اس خط کی تحریر میں یہودیوں کی چالاکی اور عیاری نمایاں نظر آتی ہے۔ اگر وہ ایسی مبہم زبان استعمال نہ کرتے تو برطانوی معاشرے بلکہ 2000 سال سے عیسائی دنیا میں یہودیوں کے خلاف جو نفرت موجود تھی وہ برطانیہ کو ہر حالت میں ایسے معاہدہ کرنے سے روک دیتی جس میں کھلم کھلا صہیونیت کے خوابوں کو تعبیر دینے والی بات کی گئی ہوتی۔ بالفور ڈکلیریشن کے تحریر ہونے سے پہلے کے 10 سال اسرائیل کے قیام اور عالمی سازشوں کے لیے بہت اہم ہیں۔ 1904 میں دنیا بھر کے صہیونی نمائندوں نے برطانیہ کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا اور ساتھ ہی یروشلم کے آس پاس کے علاقوں میں جا کر آباد ہونے کی خفیہ کوششیں شروع کر دیں۔ برطانیہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی عالمی قوت تھی جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، جبکہ اس کے مقابل قوتوں میں اسٹرو ہنگرین سلطنت تھی اور مسلمانوں کی خلافتی عثمانیہ تھی جو اپنی آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ روتھ شیلڈ کے شاطرانہ ذہن نے ایک خفیہ ترکیب سوچی اور اس نے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ خلافتی عثمانیہ کے علاقے یروشلم سے 66 کلومیٹر دور جافا شہر کے شمال میں ایک وسیع ریگستان تھا جس میں ایک بڑے ریت کے ٹیلے پر 1909 میں روتھ شیلڈ دنیا بھر سے 60 یہودی سرمایہ داروں کو لے کر پہنچا۔ اس ٹیلے کو عبرانی زبان میں تل ابیب کہتے تھے، یعنی ایسا ریتلی ٹیلہ جس کے نیچے پانی موجود ہو۔ اس کے ایک ہاتھ میں 60 سفید رنگ کے گھونگے تھے اور دوسرے ہاتھ میں 60 سیاہی مائل سفید گھونگے تھے۔ سفید گھونگوں پر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور گرے گھونگوں پر پلاٹوں کے نمبر۔ روتھ شیلڈ نے قرعہ اندازی کی اور ہر ایک کو مکان تعمیر کرنے کے لیے پلاٹ الاٹ کر دیے۔ ان 60 گھروں کے علاوہ ایک بہت بڑا پلاٹ یہودی عبادت گاہ کے لیے، دوسرا ایسا ہی بڑا پلاٹ میونسپل کمیٹی کے دفتر کے لیے اور تیسرا بڑا پلاٹ قدیم عبرانی زبان سکھانے والے ادارے کے لیے رکھا گیا۔ شہر کو آباد کرنے کے لیے 1 سال کا وقت دیا گیا اور ٹھیک 1 سال کے اندر روتھ شیلڈ نے اپنے ساتھی یہودیوں کے ساتھ مل کر امتی مسلمہ کی سرزمین پر اسرائیلی ناسور کا مرکز قائم کر دیا۔